और जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे लाइट चलती है तो इस पेड़ के जो लीव्स है, पत्ती है, इसके नीचे क्या होना चाहिए? डार्क। लाइट को रोक लिया ना वो। अब जब लाइट को रोक लिया तो उसके नीचे लाइट तो आई नहीं, तो क्या होना चाहिए? डार्क। इसके नीचे क्या होना चाहिए? डार्क। यहाँ पे भी डार्क होना चाहिए, यहाँ पे भी डार्क होना चाहिए। बीच में जो लाइट है, मतलब बीच में खाली है, तो वहाँ से बीम आए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ब्राइट। तो यहाँ पे 100% डार्क और यहाँ पे ब्राइट। पेड़ के नीचे ऐसे होना चाहिए। जितनी पत्तियाँ हैं, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है तो पत्ती तो लाइट को रोक ली, उसके नीचे क्या होना चाहिए? परफेक्ट अंधेरा, और जहाँ बीच बीच में है खाली जगह वहाँ होना चाहिए उजाला। ऐसा दिखना चाहिए जैसे रात में दिखता चांद सितारा, वैसे दिखना चाहिए। कहीं डार्क कहीं ब्राइट, अंधेरे में चांद वाले तारे दिखने चाहिए। क्या ऐसा दिखता है पेड़ के नीचे? देखा है ऐसा कि पूरी तरह अंधेरा और पूरी तरह उजाला? नहीं देखा ना ऐसा। बल्कि क्या होता, मिलजुल के रहता है, न तो पूरा अंधेरा और न तो पूरा उजाला। ये ग्रिमाल्डी देखा, बोला कि इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। तब उसने कुछ और सोचा। अब उसने क्या सोचा उसको समझाता हूँ। बच्चों देखो, पहले चैप्टर में आपको ये पढ़ना है, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना उसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। अब नंबर 2 ले रहा हूँ, ये मत बनाना, ये सब ऐसे बताने के लिए है। तब उसने ये देखा कि जब लाइट नैरो पाथ से पास करती है तो जो लाइट है वो फैल जाती है, क्योंकि जो उसकी ब्राइटनेस थी 10 वाट, और जब पेड़ के नीचे मैं देख रहा हूँ तो वहाँ पे ब्राइटनेस मिल रही है 1 वाट। तो आखिर वो 10 वाट 1 वाट में कैसे बदला? क्योंकि 10 वाट क्या किया, वो फैल गया। तो जब फैल गया तो लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं गई, बल्कि लाइट क्या हो गई? फैल गई। लाइट अपने पाथ को बदल दी, और बदलने के नेचर को कहते हैं वेव नेचर। कौन सा नेचर? वेव नेचर। और ना बदले तो उसे कहते हैं स्केलर नेचर। जैसे कोई स्टूडेंट है, बस आता है, झोला लेके बैठा रहता है, एक अक्षर नहीं समझ में आता, और रोज़ बैग लेके आता है, और आता जाता एक अक्षर नहीं समझ में आता, तो उसका क्या नेचर है? स्केलर। वो स्केलर नेचर है। जहाँ पेरेंट लिखा दिए नाम, बस वहीं आएँ जाएँ, चाहे जीवन भर फेल हो जाएं, जाना वहीं है। और अगर वेक्टर नेचर होगा तो तुरंत उसको लगेगा कि आज का मेरा दिन बीता और मेरे को समझ क्यों नहीं आया, और वो क्या करेगा? एक्टिव होना शुरू करेगा, क्लास में और कंसंट्रेट होना शुरू करेगा, अपने को और चेंज करेगा, और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना शुरू करेगा। तो उसका कौन सा नेचर है? वेव नेचर। तो वेव नेचर का मतलब लाइव नेचर, और पार्टिकल नेचर का मतलब डेथ नेचर। वो डेथ नेचर है, और अब वेव नेचर क्या है? लाइव नेचर। वो अपने को चेंज करेगा, लेकिन कब चेंज करेगा? जब लाइट कहाँ से पास करेगा? नैरो पाथ। पूरा जगह है तो उसमें तो सीधे ही जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा नंबर मैं लिख रहा हूँ। बच्चों ऐसे जैसे मैं लिखूँगा वैसे लिखना। ये इटली का एक आदमी था, ग्रिमाल्डी, वही बताया था। अब दूसरे नंबर पे आया कि जो डी है वो थोड़ा सा बड़ा है लेम्डा से, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। मतलब डी क्या है? स्मॉल है, काफ़ी छोटा है। मतलब नैरो। मैं एक लाइन लिखूँगा। लाइट, बच्चों यहाँ देखो, और कुछ ऐसा एक्टिविटी ना करो जिससे कि मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाए। ऑप्टिक्स में बहुत शांत होकर पढ़ाता हूँ, बहुत ही नॉर्मल वे में, बहुत ही शांत होकर पढ़ेंगे आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेट को तो जिधर घुमाएंगे उधर ही घूम जाएगा। यहाँ शांत रहना पड़ेगा, तब समझ आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि लाइट, क्या बोल रहा था? लाइट पासेस थ्रू नैरो, या पासेस थ्रू विड्थ। पासेस थ्रू, ये लिख दो, नैरो विड्थ। नैरो विड्थ। और बच्चों यहाँ पे डी लिख लेना, और ऐसे लिखना कि ये लेम्डा से थोड़ा ज़्यादा है, ये नैरो है। तो लाइट पासेस थ्रू
नैरो विड्थ। जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ जिसको देखो आप, यहाँ पे ये बस इतना सा जगह है, इतना सा जगह है ये वाला। अब इसे में लाइट पास करेगी। आप लोग एक अगर प्रैक्टिकल करके देखो, जैसे मान लो बिल्कुल अंधेरी रात हो, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, और यहाँ पे लैंप जला दिया जाए, इस जगह ये लैंप जला दिया, और लाइट जब बाहर निकलेगी तो देखो कि एकदम सीधे लाइट जाती है, बिल्कुल वो लाइट बेंड होना नहीं होती। दरवाज़ा खोलोगे सीधे लाइट जाएगी। अब एक आदमी यहाँ पे खड़ा, दरवाज़ा ये बंद कर लिया था, तो एक आदमी आता है, इसका दरवाज़ा खटखट खटखट करता है, और खटखट करके यहीं छिप जाता है, यहीं खड़ा हो जाता है, और इसके बाद जब ये डोर खोलता है तो लाइट सीधे जाती है और वो आदमी दिखता नहीं, और बेचारा डर के बाहर नहीं जाता, कौन है खटखट कर रहा है। फिर जब वो बंद कर लेता फिर ये खटखट करता है। रात भर उसको परेशान किया है दरवाज़ा खटखट किया है। अब दूसरा दिन सुबह हो गया, अब सुबह हो गया, इधर चलते हैं। अब सुबह हो गया तो उसने क्या किया, अपने डोर में एक बहुत पतला सा होल बनवाया। देखा है घरों के दरवाज़ों में सामने वाले में होल रहता है, वो पतला सा होल बनवाया, स्लिट विड्थ कम हो गया। और इसके बाद फिर ये लाइट बीम अब ऐसे जा रही है। अब बच्चों उसने क्या किया, एक पतला सा इसमें होल बनवा दिया, और उसमें शीशा लगवा देते हैं ना लोग, ग्लास। अब ग्लास नहीं लगाएंगे तो पता चला उसमें माचिस की तीली डाल दिया घर के अंदर इसलिए शीशा लगवा देते हैं। और इसके बाद फिर ये क्या किया, इसे कपड़े से बंद कर दिया, मतलब कर्टेन पर्दा उर्दा दरवाजे पे लगा रहता है, लगा दिया। इसके बाद ये बंद था दरवाज़ा, और फिर आज वो आया खटखट वाला। अब रात में फिर खटखट किया, और खटखट करके यहीं ये खड़ा था, जैसे रोज़ खड़ा होता था। इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से पर्दा घर के सामने दरवाजे का हटाया, और जब हटाया पर्दा तो ये लाइट आगे चली। अब ये लाइट यहाँ पे आई, यहाँ के आने के बाद ये लाइट बच्चों ऐसे फैल जाएगी। ये आने के बाद ये लाइट क्या करेगी, ऐसे फैल जाएगी, ऐसे। ये लाइट फैलने लगेगी। अब ये लाइट ऐसे फैल रही है, ऐसे फैल रही है, ऐसे फैल रही है, ऐसे चारों तरफ फैलने लगेगी। तो जब यहाँ से देखा तो जब लाइट फैली तो इसके ऊपर आ गया, वो तुरंत देख लिया, बोला अच्छा तो ही खटखट करता है। अब वो पहचान लिया। तो ये वाला जो नेचर है इसे कहते हैं वेव नेचर। तो वेव नेचर और दूसरे नेचर में अंतर समझ में आया। इसमें लाइट क्या करती है, लाइट बेंड हो जाती है, लाइट शैडो में इंटर कर जाती है, इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। और वेव नेचर का प्रूफ क्या है, डिफ्रैक्शन। जहाँ भी डिफ्रैक्शन हो जाए उसे क्या कहते हैं, वेव नेचर। और ये जो ऐसे ऐसे बनाया इसे क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। तो बच्चों यहाँ पे हुआ डिफ्रैक्शन, लिखा जाएगा डिफ्रैक्शन इज कन्वेंसिंग प्रूफ ऑफ वेव नेचर। तो कोई बोले कि वेव नेचर कैसे जानोगे, तो बोलो सिर्फ एक नेचर क्या है, डिफ्रैक्शन। देखो आप, डिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का बेंड हो जाना, शैडो में लाइट बेंड हो जाए, तो बेंडिंग ऑफ लाइट नोन एज डिफ्रैक्शन। और जहाँ डिफ्रैक्शन हुआ वो क्या है, वेव नेचर है। बच्चों ये डिफ्रैक्शन में आप पढ़ोगे, ये आपका वेव नेचर हो गया। अब इसमें कौन सा नेचर है, वेव नेचर। वेव नेचर ऑफ लाइट।
तो इसमें लाइट ये इस तरह से फैलने लगती है। अब इससे आप लोग क्या क्या प्रूफ करोगे, क्या क्या पढ़ोगे? बच्चों इसमें हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। आप अपने को शांत करते जाएं, नहीं तो अभी थोड़ी देर में न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा बच्चों, तो आप फिर मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि अभी कभी फिजिक्स विजिक्स पढ़े उड़े नहीं हो, और अगर सही से पढ़ोगे नहीं तो पढ़ भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे 3 घटना होती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। कितने चैप्टर हो गए? 5 हो गए, 2 उधर 3 इधर, 5 चैप्टर हो गया ना। इसे कहते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। तो ये जो आप इसको पढ़ोगे, इस ऑप्टिक्स का नाम क्या है? वेव ऑप्टिक्स। तो आपके फिजिक्स में 2 ऑप्टिक्स है, एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, दूसरा क्या है? वेव ऑप्टिक्स। इतना बात समझ में आ रहा? बच्चों पढ़ना तो 2 ही है, एक छोटी सी बात और बता के फिर हम अपना रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। जो दोनों में अंतर समझ में आया ना, केवल क्या है? स्लिट विड्थ, जहाँ से लाइट पास करेगी वो अगर वो बहुत ज़्यादा है बड़ा तो रे ऑप्टिक्स, और जहाँ से पास करेगी अगर वो गैप बहुत कम है तो लाइट बेंड होगी, उसे वेव नेचर, डिफ्रैक्शन, और वहाँ पे पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स। समझ आया? तो दोनों ऑप्टिक्स पहचान जाओगे कब कौन सा है। ठीक, तीसरी बात आती है। तीसरी बात में क्या था, जैसे मान लो ये कोई मेटल है, ये कोई मटेरियल है, और इसके इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर हम इसको एनर्जी दें इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, तब बताइए जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर उसको हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वहीं पे रुका रहेगा कि वहाँ से चला जाएगा? वहाँ से चला जाएगा, वहाँ से निकल के भाग जाएगा। यही नियम है, यही होना भी चाहिए। अब अगर इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हम दें और इसकी बाइंडिंग एनर्जी 10 है, तो यहाँ पे वाइब्रेट करेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो निकल के भाग जाएगा। हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं वेव नेचर को समझने का। वेव नेचर क्या है उसको थोड़ा और समझने का। जैसे मान लीजिए कि दाल पकने के लिए, खाना बनाने वाला जो दाल की बात कर रहा हूँ, दाल पकने के लिए जितने एनर्जी की ज़रूरत है उतनी एनर्जी मिल जाएगा तो दाल पक जाएगी। यही बात है ना। अब उतनी एनर्जी आप 1 घंटे में दो तो 1 घंटे में पकेगी, उतनी एनर्जी आप 10 दिन में दो तो 10 दिन में पकेगी, उतनी एनर्जी आप 2 सेकंड में दे दो 2 सेकंड में पक जाएगी। यही घटना होना चाहिए और यही घटना हो रहा है। तो उसे हम लोग कौन सा नेचर बोलते हैं? वेव नेचर। तो वेव नेचर में ये घटना होता है कि जो होना है वो होगा, उतनी एनर्जी मिल जाएगा तो हो ही जाएगा। यही प्रैक्टिकल कर रहे थे बीरबल, नाम सुना ना बीरबल की खिचड़ी, तो यही प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो अकबर का यहाँ पे है ना, अकबर का किला संगम में, और बीरबल का किला, बीरबल भी यहीं रहते थे। बीरबल इलाहाबाद के ही थे और उनका घर झूंसी में था, उधर झूंसी में उस पार। ठीक, बीरबल उधर थे, अकबर इधर थे। अभी शांत हो के पहले पूरी बात सुनो। और बीरबल बहुत बड़े इंटेलिजेंट इंसान थे, बहुत बुद्धिमान थे। अकबर बीरबल से ही डरता भी था, और बीरबल से नहीं डरता था, उनके बुद्धि से डरता था कि कहाँ अकबर को फंसा दें, कहाँ उनको बर्बाद कर दे। तो बहुत बुद्धिमान थे बीरबल, इंसान अच्छे थे, चीटिंग वूटिंग नहीं करते थे, बड़े ज्ञानी थे वो, और वो उस समय के साइंटिस्ट थे। अकबर जो बीरबल बोलते हैं वो साइंटिस्ट टाइप के थे।
तो जब ये पता चला कि वेव नेचर वो है कि जो घटना होना है वो होगा, उतनी एनर्जी होने के बाद वो हो जाएगा, तो वही वो प्रूफ करने के लिए कुछ ऊंचाई पर उन्होंने खाना पकाने के लिए खिचड़ी वाला डब्बा लटका दिया और नीचे लैंप जला दिया, और वो चेक कर रहे थे कि अगर ये कितने टाइम में वो पकेगा, इतना एनर्जी मिलेगा तो हो जाएगा, तो देखें, यही वो कर रहे थे। और इसके बाद अकबर इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी देर हो गया, तो लोगों को भेजे कि जाओ देखो बीरबल कहाँ है। तो लोग आए, बीरबल को देखे तो देखे कि ये तो खाना कैसे बना रहा है। तो बीरबल बोले कि तुम जाओ, तुम्हें नहीं समझ आएगा। अब इसके बाद वो जाके अकबर से बोले कि वो बीरबल जो है वो खाना ऐसे बना रहा, ऊपर टांग दिया है और नीचे बल्ब लगा दिया लैंप। तो वो भी बोले ये बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। अकबर गए, बोले बीरबल तुम बताओ ऐसे कैसे होगा। तो बोले कि ये फिजिक्स का वेव नेचर टेस्ट कर रहा हूँ। तब उन्होंने समझाया कि जितना एनर्जी उसको मिलना चाहिए मिलेगा तो पक जाएगा खाना। तब ये उसी समय का, शांत रहो पूरी बात समझो, उसी समय का ये रिसर्च है और उसी रिसर्च को वो कर रहे थे। तो जो लोग नहीं जानते वो बीरबल की खिचड़ी इसीलिए बोलते हैं, यही वो कर रहे थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे पढ़ाएं। हाँ, तो जब मैं कुछ बोलूँ तो सुन के चुप हो जाया करो, उसमें इधर उधर आला वाला मत किया करो। जब कुछ भी बोलो तो सुन लिया करो, नहीं तो एक आप मेरा नेचर आप जानते हो, इसके बाद फिर न कुछ बताऊंगा न कुछ बात होगी। सीधे सीधे थ्योरी पे थ्योरी पे थ्योरी, धनाधन भागना शुरू, इसका पागल होकर टहलने लगोगे सड़क पर। और आपको पता है कि इस शहर में आपको फिजिक्स कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा, ये भी पता है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, झोला लेके चाहे जहाँ जहाँ टहलो। सारे मास्टर मिल के पढ़ाएँ तो भी आपको वो नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि खुद ही नहीं क्लियर है तो आपको क्या बताएंगे। इसलिए शांत रहा करो क्लास में, मैं जो बताऊं उसे सुनो, चुपचाप सुनो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे ये हो रहा था कि उतनी एनर्जी मिल जाए तो घटना हो जाएगा। तो ये बात है फिर 1887 की ये बात है। उस समय एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रैंक हर्ट्ज़, वही फ्रीक्वेंसी वाला हर्ट्ज़। तो फ्रैंक हर्ट्ज़ एक दिन वो अपना कोई पढ़ाई लिखाई वाला काम कर रहे थे, घर में थे अपने, तो आंगन में एक प्लेट पड़ा था मेटल का। उनके आंगन में एक प्लेट पड़ा था मेटल का, उसमें अपने कपड़े को वो फैलाए हुए थे सूखने के लिए। और तब तक अचानक से आसमान में लाइटनिंग होने लगी, बिजली चमकने लगी, और उनको लगा कि अभी बरसात होने वाला है। तो फिर वो नंगे पैर वो गए वहाँ पे कपड़े को उठा के लाने। तो जैसे वो कपड़े को उठाए तो मेटल की शीट उनके बॉडी से टच कर गया, बड़ा तेज उनको करंट लगा। अब वो लेके चले तो आए, लेकिन वो सोच रहे थे कि करंट यहाँ क्यों लगा। अब वहाँ पे उनके दिमाग में चलने लगा कि करंट क्यों लगा। फिर उनको लगा कि अच्छा वो बिजली जो चमके थे उससे वजह से आया होगा। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन खूब धूप तेज हुआ और फिर जाके छुए, बोले इसमें तो करंट नहीं लगा, जबकि लाइट की इंटेंसिटी अभी ज़्यादा है, उस समय तो कम थी, लेकिन इस समय ज़्यादा इंटेंसिटी है, इसमें क्यों नहीं करंट लगा। फिर शाम के टाइम में फिर बिजली चमका, फिर जाके छुए, फिर करंट लगा। अब उनको यहाँ से कहानी बदलने लगी कि आखिर ये करंट क्यों आया। तो धीरे धीरे समझ में आया कि प्लैंक ने तब तक एक कॉन्सेप्ट दे दिया। प्लैंक ने कॉन्सेप्ट क्या दिया कि एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। तो जो लाइट की एनर्जी है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट है। जो आई वो कौन सी वेव थी, अल्ट्रावायलेट जोन की, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी मिला और इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हुआ, निकल गया। उनको ये बात क्लियर हो गया कि इसलिए इलेक्ट्रॉन निकल गया। फिर बच्चों फिर देखा गया
कि जब हम जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैंने कैलकुलेशन किया कि इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कभी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता था लगता, कभी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती थी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता था, और कभी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, मैंने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, मटेरियल पिघल गया लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अब समस्या क्या आई कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकल जाना चाहिए, कभी तो निकल जाता और कभी कितना भी एनर्जी दे दे वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यहाँ पे एक नई तरह की समस्या आ गई कि कभी वो निकल जाता, कभी वो नहीं निकलता। अब ये किसी को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। इसी बात को समझाने के लिए आइंस्टीन ने इक्वेशन बताया, और उसको आइंस्टीन ने ये बताया कि जो लाइट आता है इसका नेचर दो है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो उसको क्या कहते हैं? डुअल नेचर। उसे कहते हैं वेव प्लस पार्टिकल, वेविकल या डुअल नेचर। और इस ऑप्टिक्स का नाम पड़ा क्वांटम ऑप्टिक्स। तो तीसरा ऑप्टिक्स क्या है? क्वांटम ऑप्टिक्स। समझ आ रहा है मेरी बात? हाँ, थोड़ा एक्टिव रहोगे तभी समझ आएगा, बोर्ड का एग्जाम दोगे। अब बच्चों तीसरा ऑप्टिक्स हो गया क्वांटम ऑप्टिक्स। क्योंकि हमें क्या है ना कि हम जब ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं थोड़े अच्छे बच्चे रहते हैं। अब आप लोग थके हारे बच्चे हो, वो चीज़ हमें क्लास से मिल नहीं पा रहा है कि जो पढ़ाने का मोटिवेशन होता है वो नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आपका चेहरा देखते हैं तो उदास, निराश, हताश, ऐसे लगता जैसे जंगल से पकड़ के लाए गए हो, छोड़ दिए गए हो। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं पढ़ पाओगे। और जितना आपकी पढ़ने की आदत है ना 2 घंटे 4 घंटे, ऐसे पढ़ोगे तो कभी पास भी नहीं हो पाओगे। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठ के पढ़ते हैं और चेहरे पे कोई चेंज नहीं होता। और जो गधे मूर्ख होते हैं वो 2 घंटे पढ़ लें तो लगता है कि सब कुछ उनका हो गया। तो आप लोग गधे मूर्ख हो। आपको कुछ समझ लीजिए, आपको हो सकता है कि आप 4 बच्चों में ठीक हो, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जब देखा जाएगा ना तो कहीं नहीं रुकते हो। कोई IQ लेवल नहीं है, कुछ नहीं है। कभी देखो तो उदास लगता है, थोड़ी देर बाद उससे बात करता है, अरे थोड़ा एक्टिव रहो और या तो बताओ, ना पढ़ाएं, छोड़ दें। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को अच्छा बच्चा चाहिए, नहीं तो मेरा पढ़ाने से मन हट जाएगा। क्योंकि अगर कमज़ोर बच्चों को 4 दिन पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने का मन करेगा कभी मेरा? मैं भूल जाऊंगा पढ़ाना भी, तब लगेगा कि मूर्खों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों, जो मेरी क्लास है ना, उसको लेने के लिए थोड़ा इनर्जेटिक होके बैठा करो। इनर्जेटिक, पार्ले बिस्किट उस्किट खा लो, सही से हो जाओ और तब बैठो, और नहीं तो फिर चल नहीं पाएगी क्लास। और आपसे मेरे को हेट हो जाएगा ना तो दोनों क्लास ख़राब हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेट भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। कुल्ले दे के आप ख़त्म ही हो जाएंगे कहानी आपकी। और जुलाई अगस्त में कोर्स भी कवर करना है, तब फिर कोर्स कवर करने के हिसाब से आ जाएगा। जैसे बाकी मास्टर 1.5 महीने में कहा तो सब ख़त्म कर दें। किसी भी टीचर को बोल दो आपको 40 दिन में देखो ख़त्म कर देगा, आप बोल के देखो। लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को पढ़ाना रहता है, हमें समय चाहिए। समझ गए? इसलिए थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, थोड़ा दूर दूर। पहले तो अगले क्लास में दूर दूर बैठना, पास तो कतई मत बैठना, और एक दूसरे की तरफ देखना मत, बोर्ड की तरफ देखना, समझे? नहीं तो एक पागल दूसरे पागल को देखता है तो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। देखो, मेरे को कोई टेंशन नहीं होता बोलने में, सही, मेरे कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन सही बात मैं जानता हूँ, आप जितने दिन के हो ना उससे बहुत ज़्यादा दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं तो आपको देखकर, आपके चेहरे को देख के समझ सकता हूँ कि आपको ज्ञान है भी कि नहीं है, कि केवल झोला उठाए चले आ रहे हो। आप उस लायक हो जाओगे ना तब पढ़ने आओगे। यहाँ मैं कई बच्चों को भगा देता हूँ। सब लोग सोचते हैं कि सर ऐसा क्यों करते हैं। मैं बोलता हूँ कि भगाओ इसको, ये पढ़ने लायक नहीं है और ये कहीं जाएगा भी नहीं। एक दिन क्लास कर लिया ना मेरा, अब ये कभी नहीं जाएगा कहीं। ये 1-2 साल अभी और पढ़ेगा, तब इसको ज्ञान होगा, तब यहाँ के लायक होगा, फिर झोला लेके आएगा और पढ़ेगा यहीं पे। बस एक क्लास वो कर लिया ना, बस उसको वो चीज़ दिमाग में चलेगा, और फिर जब उस लायक होगा तो लौट के आएगा।
इसलिए मेरे को कोई दर्द नहीं होता आपको डांटने भगाने में, क्योंकि अगर हम आपको सही नहीं बताएंगे तो बताएगा कौन सही? हाँ, कैसे आप जान पाओगे कि आपकी कंडीशन क्या है? तो थोड़े एक्टिव रहा करो, थोड़े इनर्जेटिक रहा करो। सुबह से आप भी निकले होंगे और सुबह से मैं भी पढ़ा रहा हूँ। आप तो सो के आए होंगे और मैं रात भर जग के आ रहा हूँ। मेरे को तो कोई आलस्य नहीं लग रहा है, और जबकि मैं खड़ा होकर टहल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। हमारा कंसंट्रेशन प्रॉपर बना हुआ है। आखिर मेरे को क्यों नहीं दिक्कत है और आपको क्यों दिक्कत है? इसलिए कि मेरा इंटरेस्ट है कि आपको आए और आप बांधे बांधे बैठे हो। बाकी कुछ नालायक देखो बैठते नहीं चले जाते हैं और उनको फेल होना है। वो सोच रहे हैं कि आप सही और पढ़ लेंगे, किसी बैच में गए तो डंडे से पीट के भगा देंगे। इन्हीं बैच में पढ़ना होगा उनको, चाहे ज़्यादा छूट जाए तब पढ़ें, चाहे पूरा छूट जाए चले जाएं। पढ़ना इसी में है। और आपकी क्लास अब पर डे चलेगी 8 बजे से लेके 2 बजे तक, ये भी फाइनल है। अभी स्कूल जाते तो 2 बजे तक स्कूल रहते कि नहीं? हाँ, स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है? 2 बजे के बाद ही होती है ना। 12th वाले बच्चे क्या 12 बजे भाग आते हैं? 2 बजे 4 बजे तक पढ़ते कि नहीं? अब स्कूल जाते तो पढ़ते कि नहीं? अभी जो बोर्ड का रिजल्ट आया है उसको न्यूज़पेपर में क्या निकला था कि जितने बच्चे डमी वाले थे सबसे ज़्यादा फेल हैं। सबसे ज़्यादा फेल बच्चे डमी वाले हैं। कारण स्कूल जाते नहीं, 5-6 घंटा बैठने की आदत ख़त्म हो गई, डिसिप्लिन ख़त्म हो गया, सेंस ख़त्म हो गया, आराम करने की आदत हो गई। 2 घंटा कोचिंग पढ़े, जाके सोएंगे, खेलेंगे, आवारागर्दी करेंगे तो फेल नहीं होंगे तो और क्या होंगे। इसलिए डमी बच्चे ज़्यादा फेल हो गए और फेल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई डिसिप्लिन है नहीं, कोई अनुशासन है नहीं। इसलिए मैंने कल ही बोल दिया था ब्रिजेश को कि ये सारे बच्चों की 6 घंटे क्लास करो। 6 घंटे के पाले हिलना नहीं है इनको। और गेट बंद करो, वहाँ गेट पे लगाओ। अगर फाउंडेशन बैच का बच्चा बाहर निकलो तो मार के थप्पड़ लौटाओ, और अगर कुछ हो तो पेरेंट को मेरे से बात कराओ और वो निकाल के यहाँ से ले जाएं पहले, कि सारा बैच सारा क्लास छोड़ के भगाओ इसको। ये फेल हो जाएगा, मेरा नाम खराब होगा। हमें आपसे मतलब नहीं, हमें अपने से मतलब ज़्यादा होता है। मेरी कोचिंग ना ख़राब हो। कोचिंग सही रहेगा तो बहुत बच्चे आएंगे, बहुत टॉप करेंगे। और कोचिंग ही ख़राब हो जाएगी, बेकार हो जाएगा तो कौन आएगा, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा? इसलिए आप बिल्कुल होश में रहा करो और एकदम से सही रहा करो, क्लास में सेंस में बैठा करो। अभी ये सब बातें बता रहे हैं आपके किसी काम का नहीं है। तो समझ रहे, 2 लोग समझ रहे हैं, बाकी लोग उसको मतलब नहीं। बताओ क्या बता रहा है, बताओ। ये तीसरा वाला मैकेनिक्स ऑप्टिक्स कौन सा है? क्वांटम ऑप्टिक्स है। ये क्वांटम ऑप्टिक्स है। इसमें कौन सा नेचर पढ़ेंगे, वेव नेचर की पार्टिकल नेचर? इसमें डुअल नेचर, दोनों, वेव प्लस पार्टिकल। तो यहाँ पे लिखोगे डुअल नेचर। लाइट का डुअल नेचर। इसमें क्या पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये लिखो पहले कि पढ़ना क्या है। दूसरा एक्सरे, तीसरा मैटर वेव, और ये है मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। तो आपको कहाँ तक जाना है? मॉडर्न फिजिक्स तक। इतने पार्ट पढ़ना है। इसके बाद तब इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा और एक पार्ट ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि कौन घटना कब होगा। अभी बच्चों आपको 2 ऑप्टिक्स पढ़ना है। कौन कौन? एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। अब आप लिखिए रे ऑप्टिक्स। अब आपका चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 1, अब चैप्टर पे आ गए। इसमें आप पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या कॉन्सेप्ट है? लाइट कैसे चलता है? लाइट ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। लिखो लिखो, अभी क्लास में अभी छोड़ूंगा नहीं। लिखो, लाइट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा। लाइट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। इसमें बच्चों आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? 2 चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है? रिफ्लेक्शन। आपको किसी को अगर पता हो, क्लास 9th में भी रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा।
रिफ्लेक्शन से क्या पता चलता है? क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्शन से क्या पता चलता है? हाँ, और हाँ, रिफ्लेक्शन से जैसे पहला सवाल यही हुआ कि रिफ्लेक्शन से क्या पता चलता है? बच्चों, रिफ्लेक्शन से ये पता चलता है कि लाइट फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ। क्या पता चलता है? लाइट फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे छोटे पाथ पे लाइट चलता है। स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैसे चलता है? शॉर्टेस्ट पाथ पर। और इसी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक चैप्टर है, उसका नाम है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में प्रूफ किया जाता है लाइट फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ। अब आप यहाँ पे रोक लीजिए। अब इसके बाद मैं लिखूँगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसके बाद चैप्टर बहुत तेज़ी से दौड़ने लगेगा, न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल। अब देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों कि आप 6 घंटे कोचिंग में बैठ के पढ़ने की आदत डालो। 4 घंटे पढ़ के जाके घर में सोओगे ना, तो अब धीरे धीरे एग्ज़ाम आ जाएगा तो रिज़ल्ट ख़राब होगा। वो जो निकाला है न्यूज़पेपर में या जगह जगह कि डमी बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे हैं, उसका कारण यही है, सब विद्वान लोगों ने निकाला है। उसका वजह है कि आप देखिए, अभी यही दिख रहा है, अगर आप स्कूल जाते तो आपको 4 बजे तक टीचर पढ़ाते तो आप एक्टिव रहते कि नहीं? लेकिन यहाँ पे 12 बजे के बाद से लगता है कि आपका सारा दुनिया लुट गया है, क्योंकि आदत हो गई है ना हरामखोरी करने की। 4 घंटे पढ़ने की आदत हो गई, अब उससे ज़्यादा आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, बैठ ही नहीं पाएंगे, घर पे जाएंगे लेट जाएंगे, किताब लेके सो जाएंगे। और यही चल रहा है, ना दिन में पढ़ रहे हैं ना रात में पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है। ऐसे धीरे धीरे एग्ज़ाम आ जाएगा, और एग्ज़ाम आ जाएगा फेल हो जाओगे। और पेरेंट्स आपका डमी या पेरेंट्स आपको इस तरह से एडमिशन कराए कि बच्चों को टाइम ज़्यादा मिलेगा तो आईआईटी निकाल लेंगे, टाइम ज़्यादा निकालेंगे तो नीट निकाल लेंगे, और टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो सोते सोते पता चला बोर्ड ही फेल हो गए। ये घटना हो रहा है कि जो आपको अच्छा होना चाहिए वही आपको ख़राब कर रहा है। इसलिए आप अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करो, एक्टिव रहो। ये सोचो कि आज मैं इतना पूरा करूँगा, सर जो बता रहे हैं आज ही कंप्लीट कर लूँगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको रिवीजन कर लूँगा, फिर अच्छा कर लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, इसीलिए डमी हुआ था ना, इसलिए तो नहीं हुआ था ना कि सोने का समय चाहिए। तो पढ़िए। अभी देखिए, जो बच्चे शाम के बैच में आते हैं वो